नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रोज की तरह आज की क्लास को भी आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। ये मोटिवेशन कोटेशन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा और अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का मोटिवेशन आपके लिए है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में हो दम तो मंजिलें भी झुका करती हैं। दोस्तों, कई बार आपने ये कहते सुना होगा कि मेरी किस्मत में था इसलिए नहीं मिला, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। सच्चाई है कि हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई। जो दूसरा व्यक्ति था उसका प्रयास जरूर हमसे बेहतर था। दोस्तों, तो हमें जरूरत है अपनी किस्मत को ना कोसकर अपने प्रयास को बढ़ाने की। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे, अगर अपने आप से आप सच बोलते हैं कि मैं उतना प्रयास नहीं कर रहा जितना मुझे करना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी लिमिट को रोज पुश करना है। अगर डेली आप 1 मिनट भी अपनी पढ़ाई का बढ़ा देंगे तो 30 मिनट आपके महीने में बढ़ जाएंगे, यानी साल में आप 6 घंटे अधिक पढ़ाई करने लगेंगे। ये एक प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध का विधेयक किस सांसद ने पेश किया है? अभी दोस्तों, हमारा एक देश है जिसे हम न्यूजीलैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये कहां पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में स्थित देश है। अब इसने क्या किया है, इस देश ने अपने यहाँ जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रतिबंध लगा दिया है। किस बात का प्रतिबंध है? कि 16 वर्ष से जिनकी आयु कम है उन बच्चों पर सोशल मीडिया पर उपस्थित रहने से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ये बच्चे सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं करेंगे? प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इनका कहना है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम और क्राइम अंजाम दिए जा रहे हैं जिनकी समझ इस उम्र से कम साल के बच्चों को नहीं है। तो इनको उनको बचाने के लिए ये अंजाम दिया गया है। और ये दिया किसने है? तो यहाँ की संसद की एक सांसद हैं, या बोले तो जैसे हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वहां पर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनका नाम है कैथरीन कैथरीन वेड नाम की पार्लियामेंटियन है, जिन्होंने इसको पेश किया है। अब कहा जा रहा है कि इसका पास होना तय है, और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश था, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड भी ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। आप देख रहे होंगे सभी देशों में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने दक्षिण कोरिया का एग्जाम्पल सुना हो, दक्षिण कोरिया ने भी कुछ ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में भी ऐसा करने के लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। तो जरूरी है कि इन अपराधों से नाबालिगों को दूर रखा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। अगर न्यूजीलैंड को देखें तो हमारे यहाँ 3 महासागर हैं। बड़े कौन कौन से हैं? तो ये हो गया हमारा हिंद महासागर। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो हिंद महासागर। ये अपना हो गया अटलांटिक, और ये वाला पैसिफिक। पैसिफिक वाला यहां पर भी क्या है? पैसिफिक है। अगर मैं पृथ्वी को ऐसे करके मिला दूं तो ये वाला हिस्सा कहां से मिलेगा? इधर से मिल जाएगा। यानी ये वाला भी कौन सा महासागर हुआ? पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। अब हम क्या करेंगे, इसको जूम करते हैं और देखते हैं पैसिफिक महासागर कहां पर है और कैसे इसमें न्यूजीलैंड एक छोटू सा देश बसा हुआ है। ठीक है, न्यूजीलैंड जो अपनी सफाई के लिए भी जाना जाता है। एक बार हमारे क्रिकेटर हरभजन सिंह जब खेला करते थे तो उनकी किट में गंदे जूते मिल गए, तो उनको उन गंदे जूतों के कारण फाइन देना पड़ा। साथ ही वो जूते एयरपोर्ट से उन्होंने शहर में अंदर नहीं जाने दिए। तो इतनी सफाई का ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ का क्या है कि जब तक 2-4 बार पान खा के गुटखा खा के नहीं थूके तो मजा नहीं आता। नहीं, क्योंकि हम क्या हैं? पढ़े लिखे देश की संस्कृति वाले अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारत। अगर भारत से हम ईस्ट, साउथ,
वेस्ट और नॉर्थ। मैंने आपको मैप देखने की तकनीक बताई हुई है, कैसे देखते हैं। पहले प्लस का निशान बनाएंगे, अगर भारत से हमें न्यूजीलैंड जाना है। अब तय करेंगे कौन सी दिशा में जाना है। तो ईस्ट और साउथ के बीच में अगर हम चलें तो यहाँ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, यानी साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व में भारत से चलते हैं तो यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम अन्य नाम से किससे जानते हैं? ओशेनिया। ओशेनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखें तो ये देश हो गया ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके भी दक्षिण पूर्व में यहाँ पर आपको ये पिंक कलर का या ऑरेंज कलर का देश दिख रहा है, जिसको हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा देश हुआ? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अभी कुछ दिनों पहले स्टडी जारी की गई और इसमें कहा गया कि ये जो न्यूजीलैंड है ये भी एक अलग महाद्वीप पर बसा हुआ है, जिसे जी लैंडिया नाम दिया गया। तो यहाँ पर एक नए महाद्वीप की खोज की गई जिसका नाम क्या है? जी लैंडिया। ठीक है, अभी जी लैंडिया महाद्वीप की यहीं पर खोज की गई है। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। ठीक है, आपको न्यूजीलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा होगा, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा नीचे वाला। ये जो नीचे वाला है ये इसका है साउथ न्यूजीलैंड, और ऊपर वाला कौन सा है? तो ये नॉर्थ न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इनके दो के बीच से एक आपको जल संधि दिख रही होगी। इस जल संधि का नाम है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट। ठीक है, और ये कुक महाशय कौन है? तो कुक महाशय को न्यूजीलैंड की खोज के लिए जाना जाता है। दरअसल जहां पर भी अंग्रेज गए इनको पहली बार पता चला। जैसे वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग का पहली बार पता चला तो कहने लगे अंग्रेज के भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके ढूंढने के बाद ही उस समय भारत निकल रहा था, है ना, या टापू के रूप में उभर रहा था। ऐसा नहीं था, भारत पहले से मौजूद था, अंग्रेजों को बाद में पता चला। ऐसे ही न्यूजीलैंड का जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई कुक ने इसकी खोज कर दी। तो इनके बीच में जो जल संधि है वो कुक जल संधि है। ऐसे ही यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कुक। यानी जहां भी इन्होंने देख लिया कुक ने, भाई साहब ने, उसका नाम रख दिया कुक। तो यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है कुक, तो इसे माउंट कुक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ की अगर बात करें झील की, तो यहाँ की जो झील है तो ताउपो। ताउपो झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? ताउपो। हमारे यहाँ पर किसी को ताउपो कह दिया तो चिढ़ जाएगा, है ना, ताऊ जी कहना पड़ता है, ताउपो नहीं। तो ताउपो झील क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करूं जब कुक महाशय यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर कुछ लोग पहले से रहते होंगे, ऐसा तो नहीं था अंग्रेजों ने ही जाकर वहां पर बच्चे पैदा किए। उससे पहले भी यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। तो यहाँ की जो स्थानीय जनजाति है जिन्हें अंग्रेजों ने मारा और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, जिन्हें आज कोई नहीं जानता। हम भी यही जानते हैं कि न्यूजीलैंड के लोग बिल्कुल गोरे, एकदम कागज की तरह या दूध की तरह सफेद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जो स्थानीय जनजाति है उनका नाम है माओरी। माओरी यहाँ की स्थानीय जनजाति है। ठीक है, आप कई बार देखेंगे वहां पर काले लोग भी पाए जाते हैं, वे यही माओरी जनजाति से आते हैं। अगर बात करूं न्यूजीलैंड के पुराने नाम की, जो माओरी जनजातियों द्वारा इसे पुकारा जाता है, तो उसका नाम है एओ टेरो आओ टेरो आ आओ टेरो आ। इसका न्यूजीलैंड का पुराना नाम या स्थानीय नाम कहें, या स्थानीय जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई आपके न्यूजीलैंड के बारे में। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवीजन आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? अब भारत ने क्या कहा है कि समुद्री सहयोग को हम बढ़ाएंगे। किसके साथ? तो भारत सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब, कल मैंने आपको सऊदी अरब की पूरी जानकारी दी थी। तो आप जब भी ये क्वेश्चन पढ़ा करें तो मैप आपके दिमाग में एकदम चलता हुआ होना चाहिए। अब भारत से आप सऊदी अरब पहुंच गए होंगे। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या चीज होती है? जो भूमि का भाग तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अरब सागर के नीचे लाल सागर और ऊपर
फारस की खाड़ी है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये मैप बन गया होगा। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो नियुक्तियां होती हैं एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह को अपना अध्यक्ष चुन चुकी है। ठीक है, हाल ही में भारत और फ्रांस की कंपनी सैफरॉन, कौन सी कंपनी है? सैफरॉन। जब भी आप ये रिवीजन के क्वेश्चन पढ़ा करें तो सिर्फ जो आंसर है वही याद नहीं करना, आपको पूरी लाइन पढ़नी है। जैसे भारत और फ्रांस, दो देशों के नाम यहाँ पर आए हैं, इनकी कंपनी कौन सी है? फ्रांस की कंपनी है सैफरॉन। किस परियोजना के लिए? जेट इंजन, यानी जेट इंजन के लिए इन्होंने क्या किया है? विकास किया है। सह विकास मतलब आपस में मिलकर विकास करेंगे, निर्माण करेंगे, ये फैसला किया गया है। तो कौन सा वो जेट है? तो वो है AMCA। ठीक है, AMCA मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसका निर्माण भारत और फ्रांस करेंगे। और फ्रांस की कौन सी कंपनी करेगी? तो सैफरॉन करेगी। जैसे ही हम फ्रांस की कंपनी राफेल, फ्रांस के विमान, जेट विमान राफेल खरीदते हैं, तो राफेल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो वो डेसोल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही AMCA का निर्माण फ्रांस करेगा, लेकिन फ्रांस में कौन करेगा? तो फ्रांस की कंपनी है सैफरॉन, वो इसका निर्माण करेगी। हाल ही में केरल ने किस परियोजना के तहत खुद को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो भारत का पहला पूर्णतः राज्य कौन हो गया? केरल हो गया। लेकिन कौन सी योजना चलाई जिसके कारण हुआ? तो वो है डिजी केरल। डिजी केरल योजना इसने चलाई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में JPYC स्टेबल स्टेबल कॉइन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी JPYC ये क्या है? यह है दुनिया की पहली स्थिर, कैसी है? स्थिर वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, तो ये किसने जारी की है? तो जैसे आपने यहां पर पहला वर्ड क्या है? जापान। तो किस देश के द्वारा जारी की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा जापान द्वारा जारी की गई है। अब बात करें यहां पर वाई, तो वाई क्या है? वाई का मतलब है जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा क्या है? आपको याद होगी, जापान की मुद्रा है येन। यानी किसके द्वारा समर्थित है? यानी यह येन द्वारा समर्थित है, द्वारा समर्थित है। समर्थित वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी यानी जैसे आप अभी करेंसी रखते हैं तो आपके पास 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का नोट होता है, उसको आप छू सकते हैं। लेकिन ये करेंसी कैसी है? ये आपके फोन में रहेगी, आप इसको हाथ में लेकर छू नहीं पाएंगे। तो कैसी हुई? आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा यानी आपके पास मुद्रा है, ये सिर्फ आपको आभास है, आप उसको छू नहीं सकते। ठीक है, और ये जो आभासी मुद्रा होती है ये किस पर आधारित होती हैं? तो ये ब्लॉकचेन, आभासी मुद्रा ब्लॉकचेन पर, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं, तकनीक पर आधारित होती हैं, आधारित होती हैं। ठीक है, क्यों? ब्लॉकचेन तकनीक क्या हुई? तो अगर हम ब्लॉकचेन तकनीक की बात करें, अगर हमारे पास फोन में पैसे हैं तो सबसे ज्यादा डर फोन में पैसे रखने का क्या होता है? ये डर होता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर दे, आपका पैसा चुरा ना ले। तो ये ब्लॉकचेन तकनीक कैसे है? जैसे आपने चैन देखी होगी या जंजीर देखी होगी, वो कड़ियों के माध्यम से आपसे जुड़ी रहती है। तो ये जो कड़ी है इनको बोलते हैं ब्लॉक, और ये पूरी क्या हुई? चैन। तो ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ी हुई है। अगर आपने यहां से किसी को पैसा भेज दिया और यहां पर वो पैसा लेने वाला व्यक्ति है, उसके पास भेजा एक व्यक्ति ने इधर से, अगर कोई इसे बीच में तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर ये चेन कहीं से इंटरप्ट हुई या बीच में से इसे क्षति मिली, तो इसका पैसा फिर से कहां पहुंच जाएगा? वापस उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। यानी यह बहुत सुरक्षित तकनीक है। लेकिन अभी तक कैसी थी? अभी तक जो मुद्राएं आई जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी। इनको क्या बोलते हैं? आभासी मुद्रा को क्रिप्टो
करेंसी। और ऐसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हमने बिटकॉइन क्या पढ़ी, बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी थी, लेकिन ये किसी देश की मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं थी, यानी कभी भी इसके शेयर्स गिर सकते थे, मार्केट में शेयर उठ सकते थे। शेयर गिरने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कम हो सकती थी। अगर आपने एक बिटकॉइन 100 रुपए का खरीदा, मान लीजिए, अगर उसकी शेयर मार्केट में कीमत गिर गई और वो 50 रुपए का रह गया, लेकिन आपके तो 100 रुपए गए हैं, आपकी बचा कितने का, 50 का, यानी वो उतार चढ़ाव झेलती थी, कभी 150 की भी हो सकती थी। तो ऐसी ये अस्थिर थी। लेकिन अब ये किस द्वारा समर्थित है, येन, यानी किसी देश की मुद्रा द्वारा समर्थित है। यानी अब ये क्या है, स्थिर मुद्रा है। जैसे भारत का पैसा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पैसे, 20 पैसे चढ़ेगा या उतरेगा, ऐसा नहीं कि धड़ाम से 100 पे और फिर 1000 पे, ऐसा नहीं होगा। तो कैसी हुई, स्थिर मुद्रा हुई। पहली कौन सी थी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन को आप जानते होंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लॉकचेन जो तकनीक थी या करेंसी थी या बिटकॉइन जो करेंसी थी, इसको किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो इसको सबसे पहले सातोशी सातोशी नाकामोतो नाकामोतो सातोशी नाकामोतो द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये कौन थे, ये भी एक जापानी थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। अब क्या है, जापान ने अपनी करेंसी से समर्थित एक नया आभासी करेंसी का इजाद किया है, और जो विश्व की ऐसी पहली करेंसी होगी, जैसे ये बिटकॉइन हुआ। ठीक, अब बात करते हैं जापान की। जो भी देश चर्चा में रहेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों, एग्जाम की दृष्टि से तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। एग्जाम कितना भी मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो हमें लगेगा अरे यार एग्जाम तो बहुत आसान था, इसलिए हम पूरी चीज अपनी क्या रखेंगे, तैयार रखेंगे। चलिए, एक बार कहीं भी हमें विश्व की यात्रा पर जाना है तो हमें पहले फ्लाइट कहाँ से पकड़नी होगी, भारत से। अब भारत में फ्लाइट में बैठकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी साइड जाना है। तो भारत मैंने हमेशा क्या किया है, आपको दिशाओं का ज्ञान सिखाया है कि इधर वाली ईस्ट, इधर वाली वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ। अगर हम भारत से उड़ना शुरू करें तो कहाँ उड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, और जाकर पहुंचेंगे फ्लाइट लेकर प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में 4 टापू स्थित हैं। कौन कौन से, एक टापू ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और इससे एक मिला हुआ ये रहा। इनके नाम क्या है, तो पहले टापू का नाम है होकाइडो, दूसरे का है होन्शु, तीसरे का है शिकोकू, और चौथे का है क्यूशु। ठीक है, तो 4 ये महाद्वीप हैं, जिनको मिलाकर कौन सा देश बनता है, तो ये जापान बनता है। ठीक है, तो जापान किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर बात करें जापान की राजधानी की, तो टोक्यो। टोक्यो जो राजधानी है वो यहाँ के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हुआ, होन्शु हुआ। अगर बात करें जापान की मुद्रा की, तो मुद्रा मैंने आपको बताया येन यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, क्योंकि ये जो बेल्ट आपको दिख रही है पूरी वाली, तो ये कैसी है, यहाँ से अगर आप चलेंगे, ये जो बेल्ट घूम रही है, ये क्या है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पर उपस्थित होने के कारण यहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं। और यहाँ पर जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जिसमें से कभी भी विस्फोट हो सकता है, उसका नाम है माउंट फ्यूजी। फ्यूजी, अगर आपसे पूछे माउंट फ्यूजी कहाँ उपस्थित है, तो ये जापान में उपस्थित है। यहाँ की संसद है, और संसद को यहाँ किसी और नाम से जानते हैं। तो संसद को हम क्या करेंगे, डाइट। यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। तो ये हुई जापान के बारे में पूरी जानकारी। जापान के अन्य नाम क्या है, तो इसे सुकुमारों का देश, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। और सूर्य उदय का देश भी इसी के नाम से जाना जाता है, सूर्य उदय का देश। ये इसके क्या हुए, अन्य नाम हुए। अगर बात करूं मैं जापान की, तो जापान से ऊपर आपको एक देश दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मैं फिर अच्छे से आपको, ये क्या हो गया, जापान कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पर था। तो ये आपको सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है, ये है रसिया। और रसिया और जापान का बॉर्डर कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो समुद्र में इनका बॉर्डर मिल रहा है। और यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, जिनको हम क्यूरिल क्यूरिल
द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्यूरिल द्वीप समूह के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनको लेकर किसके बीच विवाद है? तो इनको लेकर रूस और जापान के बीच विवाद है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि क्यूरिल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है, तो जापान और रूस के बीच है क्यूरिल विवाद। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए 2, है ना? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अब आइटम हो गया तीसरा, क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकसित भारत की दृष्टि के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? हमारी क्या है, जो अगली पीढ़ी होगी उसमें क्या सुधार होंगे, और विकसित भारत की दृष्टि से। विकसित भारत सपना कब देख रहा है? तो 2047 में हमने विकसित होने का लक्ष्य रखा है। 2047 में हमने दालों को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। दालों के उत्पादन को दुगुना, कितना? दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। और ये विकसित भारत, तो विकसित भारत और दालों को दुगुना करने का लक्ष्य हमारा कब का है? 2047 का है। भारत ने ऐसे कई लक्ष्य रखे हैं, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन का 2035, मानव को चांद पर उतारने का, मानव चांद पर कब उतारेगा भारत? तो 2040। गगनयान कब का है? गगनयान हमारा 2000 कब का है? तो 2027 का है। ठीक है, ऐसे ही दालों में आत्मनिर्भर कब बनेंगे? आत्मनिर्भर, तो ये हमने 2030 का लक्ष्य रखा है, 6 साल, अगले 6 वर्षों में। तो दोनों अलग अलग हैं। दालों में आत्मनिर्भर का मतलब है कि भारत बाहर से दाल नहीं मंगाएगा, अपनी जरूरत का खुद से उत्पादन कर लेगा। और दुगुना यानी अब जितनी दाल उत्पादन कर रहे हैं इसकी हम क्या कर देंगे? दुगनी दाल उत्पादन कर लेंगे, वो है 2047 तक। ठीक है, तो ये कुछ लक्ष्य आपको मैंने इधर लिखवा दिए। तो किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पर राजीव गौबा की अध्यक्षता में। राजीव गौबा, और बात करो राजीव वर्मा की, तो राजीव वर्मा हमारे क्या बने हैं? दिल्ली के मुख्य सचिव। कौन बने हैं? मुख्य सचिव बने हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त। ये तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी तारीख को हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या उतारा था? अपना रोवर उतारा था। और वो तारीख कौन सी थी? 23 अगस्त थी। और जिस जगह हमने ये उतारा उस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस रॉकेट से भेजा गया? तो LVM-3M4, जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इस रॉकेट से हमने चांद पर अपना मिशन भेजा था, जिस पर हमने चांद के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। दक्षिणी ध्रुव का मतलब समझते हो? कि चांद का निचले वाला हिस्सा, जिस पर हमेशा अंधेरा रहता है। और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना था। आज तक जितने भी मिशन उतरे हैं वो उसके उत्तरी ध्रुव पर उतरे हैं। हाल ही में NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्पेशल मॉड्यूल किस वर्ग के छात्रों के लिए जारी किया? तो 3 से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए जारी किया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जो भी दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को एकदम रट लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा उनसे पूछा जाने वाला है जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी। तो उनका नाम क्या है? सतीश गोलचा। ठीक है, सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बुरे वेस्टर्निक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? भाई ये देश भी कमाल का है। देखो अभी क्या हुआ है, बुरे वेस्टर्निक क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये कैसी मिसाइल है? तो ये परमाणु ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। ठीक है, परमाणु ईंधन द्वारा ये चलती है, ऐसी मिसाइल है। अब इस मिसाइल की बात करें तो ये तो हुआ इसका नाम, ये हुई इसकी कौन प्रकार की है, और मिसाइल तो मिसाइल है। ये क्रूज क्या होता है? तो देखो मिसाइल हमेशा 2 प्रकार की बनाई जाती है, एक लंबी दूरी की, एक छोटी दूरी की। एक जिनकी गति बहुत अधिक हो और एक जिनकी गति ठीक ठाक हो लेकिन वो दूरी काफी तय करें। अगर हम बात करें, ये हो गई हमारी मिसाइल, ये इसमें स्टेज होगी, इसमें क्या भरा होता है? फ्यूल यानी ईंधन इसमें भरा होता है। अब
अगर हमें मान लो यहाँ पर कोई हमला करना है या मिसाइल दागनी है, तो हमारे पास दो तकनीक है। पहली बैलिस्टिक। बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, ये पहले आसमान में जाएगी, आसमान में जाकर और फिर नीचे आकर इस पर हमला करेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ऊपर जाती है और वहां से क्या करती है, नीचे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आपने क्रिकेट के मैदान में भी देखा होगा, अगर हम थ्रो ऊपर से फेंकेंगे तो वो क्या है, नीचे जमीन पर नहीं लगेगा और काफी दूर तक जाएगा। अगर हम जमीन के समानांतर थ्रो फेंकें तो वो थोड़ी देर बाद ही जमीन से टकरा जाएगा। अगर मिसाइल टकरा गई तो फट जाएगी। यानी अगर हमें लंबी दूरी पर मिसाइल फेंकनी है तो हमें बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का उपयोग करना होगा। लेकिन अगर मान लो कोई टारगेट हमारे नजदीक है और हमें उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसको भेदना है, इतनी तेज मिसाइल दागनी है, तो हम क्या करेंगे, एक नई विकास करेंगे जिसका नाम है क्रूज मिसाइल। ये क्या करेगी, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठेगी और पृथ्वी के समानांतर चलकर मिसाइल गिर जाएगी। यानी इसको ऊपर जाने में जितना समय लगेगा इसका समय बच जाएगा और वो समय यह अपनी ताकत अपनी स्पीड में लगा देगी। यानी जो तेज मिसाइल होती है उसको कहते हैं क्रूज, जो क्रूज मिसाइल जो पृथ्वी के समानांतर चले। और जो पृथ्वी से दूर भेजनी है यानी दूर के टारगेट को हिट करना है, उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। कैसी है, परमाणु ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। तो किसके द्वारा, तो ये जो मिसाइल बनाई गई है वो बनाई गई है हमारे मित्र रूस द्वारा। किसके द्वारा, रूस द्वारा। ऑल वेदर फ्रेंड जो भारत का है, रूस। और एक ऐसी मिसाइल है परमाणु ईंधन से द्वारा संचालित मिसाइल है। और ये बैरोस्टेनिक जो मिसाइल है, ये अभी इसका परीक्षण किया गया है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने कहा था अगर रूस युद्ध नहीं रोकता तो मैं अपनी पुरानी मिसाइल किसको दे दूंगा, यूक्रेन को दे दूंगा। तो रूस ने अपनी ताकत दिखाई और कहा है कि ज्यादा बक बक मत करो, ऐसी मिसाइल मारूंगा जो किसी डिफेंस सिस्टम को नहीं पकड़ी जाएगी। तो ये वही मिसाइल है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। अगर ये हिट कर दी गई तो अपना टारगेट पर जाकर फटे ही फटेगी, कि कोई इसको रोकने नहीं सकता। तो ये किसके है, रूस द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अभी जब इसका परीक्षण किया गया, परीक्षण के दौरान इसने 15 घंटे की यात्रा की। यानी 15 घंटे कहाँ रही, ये हवा में रही, चलती रही और लगभग 14,000 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर कर अपने जहां पर इसको बताया गया था, यानी पूरी पृथ्वी का भी अगर चक्कर काट ले तो ये चलती रहेगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। ऐसा नहीं है कि अपने टारगेट से आगे निकल गई तो फिर ये वापस लौटकर नहीं आ सकती, क्योंकि ईंधन इतना है तो कर सकती है। और परमाणु ईंधन द्वारा संचालित विश्व की पहली मिसाइल होगी। अगर बात करूं रूस की, तो रूस और भारत ने मिलकर एक मिसाइल का निर्माण किया है जो कैसी है, क्रूज मिसाइल है और उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। और ये कैसी है, विश्व की सबसे तेज मिसाइल है। विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्यों, इसी के नाम से पाकिस्तान कांपता है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसका निर्माण किसने किया है, भारत और रूस ने किया है। और जिसका नाम है वो भी भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को, मॉस्को नदी के नाम पर दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये हुआ किसके बारे में, रूस के बारे में पूरी जानकारी हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी डिफेंस सिस्टम के रोके से नहीं रुक सकती। डिफेंस सिस्टम भी हम देख लेते हैं किस देश के पास कौन कौन से हैं। जैसे ही भारत के पास रूस से लिया गया कौन सा है, S-400, और रूस के पास दूसरा कौन सा है, S-500। भारत ने भी कुछ अपने इंडिजीनियस यानी अपने स्वदेशी भी बनाए हैं, लेकिन अभी इतनी मारक क्षमता की नहीं जितनी S-400, जिसकी S-400 की क्षमता 400 किलोमीटर तक है। ऐसे ही यूएस का थर्ड है। प्लस जैसे इजराइल का क्या है, तो इजराइल का है गोल्डन नहीं आयरन डोम। ठीक है, गोल्डन डोम यूएस बनाने आगे जा रहा है, आयरन डोम किसका है, तो इजराइल का है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं किसको, ये मिसाइल जिसने परीक्षण किया गया, रूस को। तो रूस हमारे सबसे ऊपर उपस्थित विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस।
ये हो गया रूस। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हो गया यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत से पूर्व वाला हिस्सा कौन सा है? एशिया। और यूराल पर्वत से पश्चिम वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये है यूरोप। यानी दोनों महाद्वीप में स्थित देश कौन सा है? यूरोप, वो सॉरी रूस है, ये एशिया और यूरोप में। तो यूराल पर्वत के माध्यम से इसको बांटा जाता है। अगर बात करूं यहाँ पर कैस्पियन सागर हो गया, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला। कौन सी? काकेशस। काकेशस पर्वत श्रृंखला भी एशिया और यूरोप को अलग करती है। उसके बाद ये काला सागर हो गया, तो ये हो गया हमारा यूरोप, वो सॉरी रूस। अगर बात करें रूस की राजधानी, तो मॉस्को इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा रूबेल यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगर बात करूं यहाँ की सबसे लंबी नदी वोल्गा रिवर। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे लंबी है, और जो यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगर बात करूं यहाँ की झील की, तो लेक बैकाल यानी बैकाल झील, ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की सबसे गहरी झील भी है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील भी है। ठीक। तो ये हुई रूस के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है। और ये जो आप इसका प्रायद्वीप देख रहे हो क्यूरिल से ऊपर, कमचट का प्रायद्वीप, यहाँ पर अभी क्या हुआ था? एक भूकंप आया था जो 8.7 रिएक्टर का नोट किया गया था। तो ये पूरी जानकारी होगी किसके बारे में? रूस के बारे में। रूस और यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन और ये रहा रूस, और यहां तक अब रूस हो चुका है। नीचे ये क्यूरिल द्वीप, सॉरी क्यूरिल कह रहा हूं, क्रीमिया। क्रीमिया द्वीप जो आपको नीचे पीला वाला दिख रहा है, ये क्रीमिया द्वीप है, जिसको 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था। और इस द्वीप के छीनने के बाद ही रूस को G8 जो ग्रुप है, जो आज G7 है, तो G8 से बाहर निकाल दिया था यूरोपीय देशों ने, जिस ग्रुप को आज G7 आप सुनते हैं, और जिसकी बैठक अभी पिछले साल कनाडा, इसी साल कनाडा में हुई थी, और पीएम मोदी जी वहां पर गए थे। ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब इससे जुड़े हुए पिछले महीने के क्वेश्चन देख लेते हैं रिवीजन के। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को किस पद पर नियुक्त किया है? तो इनको क्या किया गया है? आरबीआई जो है हमारी, इनको मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य बनाया गया है। मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य बनाया गया है। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति जो हमारे यहाँ पर महंगाई कितनी होगी इसका निर्धारण करती है, और इनका लक्ष्य है कि महंगाई को 4 ± 2 यानी कम से कम 2% महंगाई हो और ज्यादा से ज्यादा 6% हो, इसके बीच में ही महंगाई को रखना है। यही नीति तय करती है। हाल ही में ओपन एआई ने अपना पहला भारत में कार्यालय किस शहर में खोला है? तो नई दिल्ली में खोला है। ठीक है। हाल ही में ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो मिस्र में आयोजित किया गया ब्राइट स्टार, आप याद रखेंगे। हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे को सुप्रीम कोर्ट ने किस पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इनको अभी बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी क्या है, जो हमारी कैबिनेट है, सरकार की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग को मंजूरी दी, और अब जो इसकी समिति बनेगी उस समिति की अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, और उस समिति की अध्यक्ष जो बनी है उनका नाम है जस्टिस
रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष यानी हेड बनाया गया है। अब ये होती क्या है, तो जो भी हमारे सरकार से सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन और पेंशन कितना होगा, वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये समिति मिलकर डिसाइड करने वाली है। ठीक है, पिछली बार जो ये समिति बनी थी तो 2016 में बनी थी और 2016 से 2026 तक क्या हुआ था, ये वेतन आयोग लागू होना था। तो 2026 के लिए अब जब भी लागू होगा उसके लिए ये समिति का निर्माण करा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही इनके साथ 2 सदस्य इसमें और चुने गए हैं और 2 सदस्यों का नाम क्या है, तो एक हमारे जो हैं वो हैं पंकज जैन और दूसरे जो सदस्य इसमें चुने गए हैं वो हैं पुलक घोष और जो पंकज जैन है इनको सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अब ये सब मिलकर बताएंगे कि कितनी तनख्वाह या कितना हमें फिटमेंट बढ़ाना है। फिटमेंट क्या होता है, फिटमेंट होता है कि कितनी बढ़ोतरी करनी है या वृद्धि कितनी होगी। अब जैसे 2016 में जो हमारा 7वां वेतन आयोग जो लगा था वो किस समिति की सिफारिश पर लगा था, क्योंकि हमें एग्जामिनर पिछले वाला भी पूछ सकता है। तो जो पिछले वाले के अध्यक्ष थे उनका नाम था अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में ये लगाया गया था। और इन्होंने फिटमेंट फैक्टर कितना रखा था, तो फिटमेंट इन्होंने 2.5% रखा था। 2.5% का मतलब क्या होता है कि अगर उस समय पर 10,000 सैलरी रही हो 7वें वेतन आयोग से पहले, तो 7वें वेतन आयोग के लगते ही ये तनख्वाह 25,000 हो गई होगी, यानी 2.5 गुना। 10,000 से कितनी हो गई होगी, 25,000, यानी 2.5 गुना बढ़ गई होगी। अब कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, तो यहां पर भी 2.5% होगा। अब 10,000 तो किसी की तनख्वाह है नहीं, है ना, 20,000 मिनिमम है। अगर किसी की 20,000 तनख्वाह अभी होगी तो कितनी होने वाली है, 2.5 गुना, यानी उसकी 50,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50,000। यानी अगर किसी की 40,000 है तो उसकी 1 लाख तनख्वाह बढ़ने वाली है, ऐसा इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को और पैना कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन होगा और पहली तनख्वाह आएगी तो जिनको आज जो तनख्वाह मिल रही है उनसे 2.5 गुना तनख्वाह आपको मिलने वाली है, ऐसी आप आशा कर सकते हैं। तो तैयारी को पूरा एकदम क्या कर दीजिए, रेत लगा के पैना कर दीजिए कि पेपर आए और अपना उसकी गर्दन हम उड़ा दें, पेपर की, किसी और की मत उड़ा देना। ठीक है, चलिए। और अगर मैं बात करूं सबसे पहला, तो यहां पर आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो हमारा पहला वेतन आयोग था कब लगा और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारा पहला वेतन आयोग था, पहला वेतन आयोग 1947 यानी आजादी के समय ही लगाया गया और जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। क्या नाम थे इनका, श्रीनिवास वादाचारी, ये इनके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ये इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। ये है हमारी कौन, ये है हमारी जस्टिस रंजना देसाई। अब इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा कि साहब हमने तो ना सुना, है ना, ऐसे ही बोलोगे, पूरा विश्वास है मुझे तुम पे, ऐसा ही बोलोगे। अभी मैं बताता हूं कब हुआ। आपने सुना होगा हमारा उत्तराखंड किसके बाद, गोवा के बाद दूसरा राज्य बना जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 44 में लागू करने के लिए बात कही गई है। तो इसकी जब समिति बनी और साथ ही गुजरात ने क्या किया, यूसीसी के लिए अपने यहाँ समिति बनाई। तो इन दोनों समिति की अध्यक्ष कौन थी, तो अध्यक्ष थी इसकी ये रंजना देसाई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो लागू हुई है उसकी समिति की अध्यक्ष भी रही
और उसके बाद जब गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अपने यहाँ समिति बनाई तो उसकी अध्यक्ष भी कौन रही, ये रंजना देसाई जी रही हैं। अब 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष भी रंजना देसाई जी हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में 11 वर्ष पूरे किए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जन धन योजना जब हमारे खाते खुलवाए गए जीरो बैलेंस पर, तो कब थे वो? 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हाईवे का निर्माण करती है, उसके द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में भारत में पशु रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय निर्देशा निर्देश कब जारी किए गए? तो हमारा जो अगस्त 2025 में अभी ये निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में लिथुआनिया की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये 3 देश कौन से हैं? बाल्टिक देश हैं। कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। रूस, चलो मैप में मैं दिखाऊं या चलिए आप देख लीजिए बाल्टिक देश कौन से हैं? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश हैं। और इसमें से जो लिथुआनिया है, अभी इनमें हाल ही में इनकी प्रधानमंत्री चुनी गई है, तो इनका नाम है इंगा रिग्विनेन। क्या नाम है? इंगा रिगिनेन, ये यहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, 4 2 बार लिख दिया क्या इस बार? अच्छा, किस संगठन ने संजीव कपूर को शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में नामित किया? तो किस संगठन ने किया? तो अभी हमारे यहाँ पर संजीव कपूर, संजीव कपूर आपने जरूर देखा होगा, एक व्यक्ति जो हमेशा जब हम छोटे थे तो यही टीवी पर खाना बनाते दिखाई देता था और लगता था हमें विश्व में कोई आदमी अगर खाना बनाता है तो वो संजीव कपूर है। बाकी और कोई खाना बनाता नहीं था, क्योंकि आसपास जब हम देखते थे तो हमारी मम्मी, चाची, ताई, बुआ सब क्या थी? औरतें थी जो खाना बनाती थी। तो हमें ये लगता था ये आदमी ने यार कुछ अनोखा पैदा हो गया जो खाना बना रहा है। तो वही संजीव कपूर है। इनको अभी क्या किया गया है? इनको जो घरेलू खाना है, घरेलू खाना, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी मार्केट में जो खतरनाक जहरीले खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनकी ओर से घरेलू खाने को बढ़ावा देने के लिए, उनसे दूरी बनाने के लिए, इस प्रयास के लिए इन्हें क्या किया गया? शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी कौन सा दिया गया? शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में नामित किया गया। और किसके द्वारा? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा नामित किया गया। अब ये संस्था कब इसकी स्थापना हुई? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके द्वारा इनको क्या किया गया है? ये बताया गया है कि इन्होंने इसको बढ़ावा दिया गया, तो शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में इन्हें नामित किया गया है। अब मैं बात करूं, जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे हमारे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग का तो नाम आपने अवश्य सुना होगा। हाँ सर, कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा है पर याद नहीं आ रहा। चलो मैं बता देता हूँ। तो ये हैं हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, यानी विश्व में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? तो ये नॉर्मन बोरलॉग थे। जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हो गए हैं। और अगर बात करूं ये हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने दिया? तो कई बार एग्जामिनर पूछता है हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गोर्ड के द्वारा ये हरित क्रांति शब्द दिया गया। ठीक है। हमारे यहाँ भी जब खाद्यान्न की कमी थी तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आप याद रखेंगे हमारे यहाँ जो
हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति से जुड़े हुए यहाँ पे लिख देते हैं हरित क्रांति, ये हुई। तो इसका केंद्र कहाँ था, यानी इसका सेंटर कहाँ था, तो हमारा जो यूपी का शामली है ये इसका केंद्र था। और यहाँ बीज कैसे उपयोग किए गए, तो यहाँ HYV हाई यील्ड वैरायटी, क्या हाई यील्ड वैरायटी यानी अधिक उत्पादकता वाले बीजों का यहाँ पर उपयोग किया गया। और इसके जनक कौन थे, तो ये थे इसके MS स्वामीनाथन, हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ था, तो शामली। अगर बात करूं किस फसलों पर यहाँ जोर दिया गया, तो खाद्यान्न उत्पादन करने वाली जैसे गेहूं और चावल पर उत्पादन पर यहाँ जोर दिया गया। इससे नुकसान किसको हुआ, तो यहाँ पर जो तिलहन वाली फसलें हैं जो हमारे यहाँ तेल देती हैं, उन फसलों को इससे नुकसान हुआ था। आप देखते भी होंगे कि हमारे इस वेस्ट यूपी के क्षेत्र में कहीं पर भी आपको तेल उत्पादन करने वाली फसलें बहुत कम देखने को मिलेंगी, या ना के बराबर ही देखने को मिलेंगी, या घरेलू जरूरत के हिसाब से ही लोग बोते हैं। लेकिन खाद्यान्न की जो फसलें हैं वो हम बेचने के लिए भी बोते हैं या व्यापार के लिए भी बोते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए सारे मैंने आपको बता दिए। तो ये पुरस्कार हो गया। ठीक, अगर बात करूं, ये है हमारे संजीव कपूर, जिनको आपने खाना बनाते हुए देखा होगा। अभी आप दोस्तों एक पुरस्कार और मेरे याद आ गया, लिख लीजिए। अभी आप बुकर पुरस्कार को जानते होंगे। बुकर पुरस्कार जो अंग्रेजी में लिखित उपन्यासों को दिया जाता है, अंग्रेजी में, या जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ हो। तो 2025 का जो ये पुरस्कार था, ये किसे मिला था, ये मिला था हमारे हार्ट लैम्प उपन्यास को मिला था। और ये किसका उपन्यास था, तो ये बानू मुश्ताक का उपन्यास था। बानू मुश्ताक जो किसके, कन्नड़ भाषा के लेखक हैं। ये कन्नड़ भाषा का उपन्यास था, लेकिन इसका अंग्रेजी जो अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद वो किया था हमारी दीपा मलिक ने, दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक ने इसका अनुवाद किया था। तो ये तो आपको याद होगा ही कि दीपा बिष्ट मलिक ने दीपा बिष्ट ने इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। अब इसी की तरह का एक मिला है चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार शुरू किया गया है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ ले चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार, तो आप मना कर दोगे, लेकिन अब मना नहीं करना है। चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार अभी शुरू किया गया है। और किस किस वर्ष के बच्चों के लिए, तो जो 8 से 12 वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए शुरू किया गया है। तो ये अभी चर्चा में था, तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, हाल ही में भारत और भूटान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हमारा जो कृषि है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में दिल्ली के कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा, तो ये हमारी जो यहाँ की CM है रेखा गुप्ता, इन्होंने शुरू की गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला CM है। तो कौन से क्रम की महिला CM है और इससे पहले कितनी रह चुकी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि रेखा गुप्ता किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। हाल ही में उम्मीद मॉड्यूल किसने, तो हमारे जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसने शुरू किया। हाल ही में उर्जित पटेल को IMF के किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो इनको कार्यकारी निर्देशक चुना गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 446। हाल ही में ट्रैकोमा को सामाजिक समस्या के तौर पर खत्म करने वाला 26वां देश कौन सा बना है। तो अभी क्या हुआ, ट्रैकोमा, सबसे पहले तो जानते हैं ये ट्रैकोमा को हम करते हैं ट्रैकोमा ये किससे संबंधित रोग है, तो ये आंखों से संबंधित रोग है। किससे, आंखों से संबंधित रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें अंधापन हो जाता है, अंधापन। ठीक है, ट्रैकोमा में क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है। यानी अगर आपको ट्रैकोमा हो गया तो आपका अंधापन होना निश्चित है। ठीक है, तो अभी क्या किया है, WHO ने कौन सा देश है, तो फिजी देश को क्या किया है, मुक्त घोषित किया है। किससे, ट्रैकोमा से। ठीक है, ये जो WHO है इसके बारे में आपको पता तो है ही, लेकिन एक बार हमारा तो फर्ज है आपको बताने का। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है,
ये भी याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है, जनेवा में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या हेड बोले तो वो कौन है, टेड्रोस एडेनॉन इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करें अगर किसकी, ट्रैकोमा की। ट्रैकोमा किस जीवाणु से फैलता है, तो इसके जीवाणु का आप नाम याद रखेंगे। तो इसका नाम है क्लेमीडिया जीवाणु से फैलने वाला रोग है, जीवाणु से फैलने वाला। और कैसा है फैलने वाला, कैसा है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग, संक्रामक बोले तो ये छूने से फैल सकता है, यानी अगर किसी ने आंख धोई और उस पानी को आपने छू लिया, अपनी आंखों पे लगाया, तो आपकी आंख भी ट्रैकोमा से क्या हो जाएंगी, ग्रस्त हो जाएंगी। तो ठीक है, ये एक संक्रामक रोग है। भारत में ट्रैकोमा से कब से मुक्त हुआ, तो भारत हाल ही में 2024 में ट्रैकोमा मुक्त हुआ, ठीक है, मुक्त हुआ है। और कब कोई मुक्त होता है, तो जब 3 साल तक उस बीमारी का कोई केस किसी देश में नहीं पाया जाता, तो उसे उससे मुक्त घोषित कर दिया जाता है। इससे पहले 1977 में भारत चेचक से मुक्त हो चुका था और 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ, ठीक है। अब आप नहीं सुनते अमिताभ बच्चन को कहते हुए 2 बूंद जिंदगी की, ये हमारे समय में बहुत हुआ करता था, ठीक है। अगर वो सफेद डिब्बे वाली मैडम दिख जाए तो बच्चे भाग लेते थे, बच्चे गोली हो जाते थे, है ना। अब जब हम 5 साल से बड़े हो गए तो लगता था कि 2 बूंद हमारे मुंह में भी डाल दो, ये तो मीठी लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, पोलियो, जो कब हुआ, 2014 में भारत इससे मुक्त हो गया, ठीक है। तो ये हो गई पूरी इससे जानकारी। ये कैसा रोग है ट्रैकोमा, तो ये एनडीटी रोग है, एनटीडी रोग। एनटीडी का मतलब क्या होता है, एनडीटी का मतलब है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। कैसा, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। उष्णकटिबंधीय मतलब जो पृथ्वी है, अगर हम ये बीच में से काटते हैं 0 डिग्री कहलाती है, 1 डिग्री ऊपर या 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है हमारी, कितनी 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में मकर रेखा है, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये उष्णकटिबंधीय उपेक्षित रोग है, यानी इसकी अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या होगी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। कौन सी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए, तो ये कहां पर स्थित है, तो फिजी हमारा कहां पर स्थित है, तो ये रहा हमारा फिजी, कहां पर है, ये रहा फिजी। अरे फिजी तो देख लेने तो भाई, ये देखो कहां पर है, तो फिजी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आज सारे देश कहां के हैं, तो ये प्रशांत महासागर के हैं। प्रशांत महासागर में ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में चलेंगे तो सुवा है, और सुवा के ऊपर, ये सुवा इसकी राजधानी, ये हमारा जो टापू वाला देश है ये क्या है, फिजी, और इसकी राजधानी क्या है, सुवा है। फिजी ये रहा, ठीक। तो कैसा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में स्थित देश है। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल वाटिका टीवी चैनल किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया, तो आपके लिए तो नहीं है, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। 25वां एससीओ चीन में, जिसमें हमारे पीएम मोदी जी, पुतिन और जो सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, तीनों ने मुलाकात की थी। हाल ही में युद्ध अभ्यास 2025 किसके बीच होता है, तो युद्ध अभ्यास यूएस और भारत मिलकर करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर है, ठीक है। भारत विश्व शांति सूचकांक में किस स्थान पर है, रैंक आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, शांति सूचकांक में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी कहां पर है, तो ईरान में। ईरान में एक जगह है जहां पर है तफ्तान ज्वालामुखी, और इस ज्वालामुखी की क्या विशेषता रही है कि ये 7 लाख से मृत है, यानी 7 लाख साल से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे 7 लाख कैसे पता चला, अरे भाई भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। हमें तो 8 लाख भी बताते तो हम तो 8 लाख भी मान लेते,
लेकिन अभी जो बताया माना गया है 7 लाख साल से ये सक्रिय नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो इसका मैग्मा है, मैग्मा सक्रिय हो रहा है, नीचे जो पृथ्वी में लिक्विड है वो सक्रिय हो रहा है तथा गैसों का रिसाव हो रहा है, गैसों का रिसाव हो रहा है। तो इसके कारण कहा गया है कि इसमें अब विस्फोट हो सकता है। ठीक है, अगर ये बनाऊं मैं आपके लिए ज्वालामुखी, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, दरार से जो लिक्विड पदार्थ होगा, है ना, जो ऊपर आएगा यहाँ को, तो जो जमीन के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम मैग्मा। लेकिन अगर ये फूट के बाहर आ जाए तो ये कहलाता है लावा। ठीक है, तो ऊपर आएगा तो लावा, अंदर रहेगा तो मैग्मा। अभी इसके कारण इसमें विस्फोट होने की संभावना जताई गई है। अभी एक और ज्वालामुखी रिकनॉक डेला, यह भी सक्रिय हुआ है, यानी चर्चों में रहा है। और ये किस देश में है, तो ये कोस्टा रिका में है। कोस्टा रिका देश में रिकाना डेला नाम का ज्वालामुखी है। अब कुछ हम क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कुछ ज्वालामुखी विश्व के। चलो मैप में ही बना लेते हैं आज विश्व के कुछ ज्वालामुखी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारत के अंडमान निकोबार में। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर है बैरन द्वीप, माउंट फ्यूजी जापान में, फ्यूजी कहाँ पर है, जापान में। ठीक है, उसके बाद अब अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में कौन कौन से ज्वालामुखी है, तो देमबंद ज्वालामुखी कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद ही कोहो सुल्तान और एक अब हो गया तुफ्तान। कौन सा हो गया, तुफ्तान हो गया। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर मैं तंजानिया में, तो किलीमंजारो जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी है। और अगर बात करूं इटली में दो प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक का नाम है एटना और एक का नाम है विसुवियस। और इटली के नीचे यहाँ पर भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी पाया जाता है, इसका नाम है स्ट्राम्बोली। और ये इसको हम क्या कहते हैं, कहाँ पर है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। अगर आप इटली भी आए तो लगा सकते हैं भूमध्य सागर में, और इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे बोलते हैं। अगर बात करें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में सिनाबुंग कहां पर है, तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बाद कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, ये कहां पर है, इक्वाडोर में। तो ये दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में कौन कौन से हैं, तो कोटोपैक्सी और एक है चिम्बाराजो। तो ये दो कहां पर हैं, तो ये दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित हैं। ठीक है, और ताल और मेयोना कहां पर है, तो ये मलेशिया में है। ताल और मयोना ये कहां पर है, तो ये मलेशिया में है, यानी कुआलालंपुर जिसकी राजधानी मलेशिया में ताल और मयोना है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में सिनाबुग और काकाताओ, दूसरा क्या है, काकाताओ। तो ये कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो आपको याद रखने होंगे, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। जीएसटी परिषद किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, तो जीएसटी यानी पैसे का मामला, और पैसे के लिए सबसे अच्छा है कन्यादान 101 का, तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, हाल ही में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जो ये हमारा जीएसटी परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत और श्रीलंका में ये चल रहा है। आज मैच भी है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, सेमीफाइनल महिलाओं का। हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव पद भार किसने संभाला है, तो पीयूष गोयल ने संभाला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कितने जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है, तो 26 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
आप मुझे बताएंगे यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, और इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। इससे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता की हुई थी। मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता की 1862 में, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की। वर्तमान में अरुण भंसाली इसके हेड हैं। मैंने ही बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा पश्चिमी सीमा पर किए गए संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? अभी क्या हुआ, हमने आपको बताया था भारत का ये जो मैप है, ठीक है ना, ये पश्चिमी सीमा हो गई। यहां से शुरू हो जाता है नल्ला की सीमा। हमारा लल्ला जो बिल्कुल है नल्ला, इसका नाम है पाकिस्तान। तो यहां पर जो ये क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं सर क्रीक, सर क्रीक क्षेत्र। और भारत और नल्ले के बीच में इसका विवाद है। अब नल्ला कहता है भैया ये हमें दे दो, लेकिन यहाँ पर जो सर क्रीक है इसमें समुद्र का पानी चला जाता है, ज्वार और भाटा। जब ज्वार आता है तो पानी चला जाता है, भाटा आता है तो पानी उतर आता है। अब नल्ला को भारत कहता है भैया ऐसा है, ये जो पानी वाला क्षेत्र है इसका इधर वाला तुम्हारा और इधर वाला हमारा। और ये सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, जिसे हम थाल वेग के नाम से जानते हैं कि भैया थाल वेग सिद्धांत के आधार पर आधा आधा हम बांट लेते हैं। अब जो शरीफ आदमी होगा वो ये कहेगा अपना हिस्सा आधा, आधा हिस्सा तेरा। लेकिन पाकिस्तान क्या है, धूर्त है ना, और वो कहता है कि यहां तक मेरा है, यहां तक मुझे दो। भारत कहता है अब तेरे लगेंगे चांटे, शराफत से तू मान नहीं रहा। तो भारत ने क्या किया, यहां पर नोटम जारी कर दिया। नोटम बोलते हैं कि नो एयर ट्रैफिक, कोई यहाँ पर हवाई यात्रा नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। और उस युद्ध अभ्यास का नाम होगा त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। त्रिशूल की पुरानी यादें हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई। 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो टुकड़े किए गए तो ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से ही भारत ने इनका कराची पोर्ट पूरा ध्वस्त कर दिया था। तो ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से इनको मिर्ची लगती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया है त्रिशूल। और आप जल्दी ही देखेंगे कोई बड़ी घटना सीमा पर जरूर घटने वाली है। पाकिस्तान को भारत ने तीनों ओर से दबाया हुआ है। ईरान का समर्थन नहीं है उसकी बाउंड्री पर। यहाँ से ईरान, यहाँ से अफगानिस्तान ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, ठीक है, वो कर रहा है। यहाँ पर बड़ी अशांति है पाकिस्तान में, और भारत ने भी अब क्या कर दिया है, युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। हो सकता है कि पाकिस्तान को 2026 होते होते आपको उसके कई टुकड़े देखने को मिले। हो सकता है 2026 में पाकिस्तान नाम का कोई देश ना बचे, या बहुत छोटा सा देश बचे, ऐसा हो सकता है ना। कोई मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन जैसी परिस्थितियां चल रही है ऐसा देखने से ऐसा लगता है। तो सरकरीक क्षेत्र में यानी भारत के पश्चिमी हिस्से में गुजरात और राजस्थान, दो राज्यों में हमने कौन सा, तो ऑपरेशन त्रिशूल जारी किया है। अब बात करें ऑपरेशन त्रिशूल, यानी ऑपरेशन त्रिशूल इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें तीनों सेना भाग लेंगी। तीनों सेना यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना। नौसेना बोले तो नेवी। अगर बात करूं थल सेना की, तो थल सेना दिवस हम कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी। आपको मैं रटा दूंगा, आप कितना भी भूलना चाहो मैं आपको रटा दूंगा कि कब क्या है। थल सेना 15 जनवरी, और वायु सेना ये हो गया 8 अक्टूबर, और नौसेना 4 दिसंबर। अगर बात करूं थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी। अगर बात करूं वायुसेना के, तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। और बात करें हम नौसेना के, तो नौसेना के कौन से हैं, तो दिनेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी कौन है, हमारे नौसेना के हेड हैं। अभी वायुसेना के उप सेना प्रमुख कौन बनाए गए, तो हमारे पुष्पेंद्र जी हमारे बनाए गए, ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह। चलिए, तो ये तीनों सेनाओं का अभ्यास, संयुक्त अभ्यास कहाँ हो रहा है, ये हमारे पश्चिमी सीमा पर हो रहा है। हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो दीपक मित्तल जी पहुंचे हैं हमारे कहां पर, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में चर्चा में रहा मलक्का जलमृत किस दो प्रमुख जल संधियों को जोड़ता है भारत में, मैंने आपको अभी बताया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के ऊपर यहां पर है इंडोनेशिया,
और ऊपर है मलेशिया, और यहाँ पर है सिंगापुर, और यहाँ पर है चीन सागर, और यहाँ पर है अंडमान सागर। तो अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि मलक्का। तो आप ऑप्शन में क्या लिखेंगे? अंडमान सागर से चीन सागर को जोड़ने वाली। हाल ही में तूतीकोरन बंदरगाह को की गई हाइड्रोजन हरित परियोजना का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना। हम हाइड्रोजन का उत्पादन क्यों कर रहे हैं? क्यों जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, और हमारा लक्ष्य, एक लक्ष्य आप ये भी नोट कीजिएगा, शुद्ध कार्बन यानी शून्य उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हमारा 2070 तक का है। हाल ही में नीति आयोग ने किस वर्ष तक दालों के उत्पादन को दोगुना करने की बात कही है? तो दुगुना हम करेंगे 2047 तक। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो एनिमेशन दिवस हमने हाल ही में मनाया गया 28 अक्टूबर को। ठीक है, अब जो हमारे अक्टूबर के दिवस रह गए थे, इस बार दिवस बहुत कम पढ़ने को मिले, तो इस बार दिवस हम याद कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं वृद्धजन दिवस, हमारा दिवस मनता है, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, वृद्धजन दिवस। उसके बाद हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री जी जयंती है, गांधी एंड शास्त्री जी जयंती है। ठीक है, उसके बाद आता है 4 अक्टूबर को हम पशु दिवस मनाते हैं, पशु दिवस। उसके बाद आता है 5, तो 5 में हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब है? तो 1 महीना पहले सितंबर में। अंतरराष्ट्रीय कब हुआ? 5 किसको? 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मैंने आपको अभी बताया वायुसेना दिवस, भारत की वायुसेना दिवस कब है? तो 8 अक्टूबर को है। उसके बाद अगला दिवस आता है हमारा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को हमारा दिवस होगा विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस के बाद अगला दिवस आता है 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? यूपी डे मनाते हैं, उस दिन ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, खाद्य दिवस और मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और बात करें अगर 24 अक्टूबर को, तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये आपके पूरे दिवस पूरे महीने के हो गए। चलिए, हाल ही में किसे स्क्रैचर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह के बाद अब कौन हो गए? तो मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। ये जूतों का ब्रांड है। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है अनुतिन जी, याद रखिए आप, अनुतिन जी क्या बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोनों क्वेश्चन यही हो गए, तो यही बने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आयरलैंड की 10वीं और तीसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अभी जो कैथरीन कॉर्नली है, ये आयरलैंड की क्या बनी है? 10वीं महिला राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त की गई है। ऐसा चेहरा आप इनका देख सकते हैं। लगता है 10वां चुनाव इनका अंतिम होगा, इतनी उम्र तो हो चुकी है ना। तो क्या हुई, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, कैथरीन कॉर्नली, आयरलैंड की अभी 10वीं और तीसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूं मेरा प्रयास आपको सफल आया, समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। जबान कभी कभी फिसल जाती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो भाई थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक तो कर ही दिया कीजिए, है ना। और सब्सक्राइब तो आपने किया है तभी देख रहे हैं, नहीं भी किया है तो आप कर लीजिए। धन्यवाद।